अलाइन बेस लाइन। अब किसके साथ बेस लाइन अलाइन करनी है, यहाँ पर हमारे पास दो आईडीज़ आ रही हैं। दो आईडीज़ इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एडिट टेक्स्ट को आईडी नहीं असाइन की, तो सबसे पहले हम इस एडिट टेक्स्ट को आईडी असाइन करते हैं। तो हम कहते हैं आईडी प्लस आईडी एडिट टेक्स्ट ई टी लिख लेता हूँ मैं, दैट इज़ इनपुट। तो हम कहते हैं अलाइन बेस लाइन किसके साथ हो, @ID और ET इनपुट के साथ। तो अगर आप देखें तो अब आपके पास ये इस तरीके से इसकी बेस लाइन के साथ अलाइन हो गया। बेस लाइन का लाइन नॉर्मली आप कह सकते हैं कि दोनों सेंटरों में आ जाएंगी, ठीक है। इसकी बेस लाइन इसके साथ जो है वो अलाइन हो गई। इस तरीके से हम मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ीद अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अलाइन बेस लाइन की बजाय अलाइन टॉप। तो हम कह देते हैं जी दोनों का टॉप अलाइन हो, तो टॉप अलाइन होने के केस में ये बिल्कुल उस तरीके से ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अलाइन बॉटम, और बॉटम में कह सकता हूँ कि ET इनपुट के साथ इसका बॉटम अलाइन हो, तो ये बिल्कुल जो है वो यहाँ पर आ गया। बट आपके पास टेक्स्ट नहीं मूव किया। टेक्स्ट मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर ग्रेविटी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम ग्रेविटी में कह सकते हैं दैट इज़ बॉटम। तो अगर हम यहाँ पे बॉटम लिखते हैं तो आप देखिए टेक्स्ट बॉटम पर आ गया। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सेंटर, तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपने क्या यूज़ करना है। तो अगर आप यहाँ पर सिंपल अलाइन बेस लाइन भी यूज़ कर लेते हैं तब भी आपका ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, सिर्फ आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करा रहा था। तो मैं यहाँ पे जो है ना अलाइन बेस लाइन कर देता हूँ और ET इनपुट, तो इससे आपके पास जो है वो इसकी बेस लाइन अलाइन हो जाएगी। अब अगर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को देखें तो उसके बाद हमारे पास दो बटन्स हैं, तो हमें दो बटन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर दो बटन्स ऐड कर देते हैं। तो हम कहेंगे बटन जो विड्थ है, विड्थ अगर आप देखें तो ये कंप्लीट जितनी विड्थ है वो सारी की सारी ऑक्यूपाई की हुई है। इसका मतलब ये है कि विड्थ हैज़ टू बी मैच पेरेंट, ठीक है। मैच पेरेंट का आप लोगों को आइडिया हो गया होगा अब तक के मैच पेरेंट जो है वो पूरे की पूरे पेरेंट की बात करता है। तो ये पेरेंट, और इस तरीके से हाइट जो है दैट हैज़ टू बी रैप कंटेंट। और टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट होगा फाइंड स्क्वायर। और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये जो फाइंड स्क्वायर का बटन है दैट इज़ बिलो दिस टेक्स्ट फील्ड और दिस वन, आप दोनों में से किसी एक का रेफरेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम कहते हैं जी बिलो है, ये किसके बिलो है, मैं कहता हूँ जी इनपुट या एंटर नाम वाले की बिलो है। तो अगर आप देखें तो ये यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि चूँकि ये आपके पास बेस लाइन के साथ था तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट जो फील्ड है या एडिट टेक्स्ट है उसका भी एरिया ले रहा है। तो यहाँ पर बेहतर ये होगा कि हम यहाँ पे ET इनपुट कर दें, ठीक है, ताकि नीचे आ जाए। अब इसकी आईडी, क्योंकि इसके नीचे बटन आना है तो हम इसको आईडी असाइन कर देते हैं। तो आईडी यहाँ पर होगा आईडी प्लस आईडी BTN फाइंड स्क्वायर। और इस तरीके से एक और बटन, तो हम बटन अगेन मैच पेरेंट रैप कंटेंट और टेक्स्ट होगा उसका क्लियर और दैट विल बी बिलो किसके होगा, दैट विल बी BTN फाइंड स्क्वायर। इसको भी हमें आईडी असाइन करनी पड़ेगी क्योंकि मैं आपको बताता हूँ उसकी रीज़न क्या है, दैट इज़ BTN क्लियर। और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से डिज़ाइन को अगर देख लें तो डिज़ाइन हमारा यहाँ तक हो चुका है। वो इस वजह से क्योंकि ये आपके पास जो टेक्स्ट फील्ड है, ये जो एडिट टेक्स्ट है, इस एडिट टेक्स्ट को भी हमने लेकर आना है। तो इस एडिट टेक्स्ट के लिए हमें इसको आईडी देना लाजमी होगी। तो उसके बाद हम एक एडिट टेक्स्ट मज़ीद लगा लेते हैं, दैट टेक्स्ट व्यू, सॉरी एडिट टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट व्यू लगा लेते हैं। दैट इज़ रैप कंटेंट कर लें, मैच पेरेंट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको फ़िलहाल जो है वो हम बिलो कर देते हैं, बिलो किसके, और BTN क्लियर के। तो यहाँ तक जो हमारी कुछ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो आपकी डिज़ाइन हो चुकी है। तो इसके बाद हम ज़रा इसको रन कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि जो हमारी आउटपुट है वो किस तरीके से जो है वो डिस्प्ले हो रही है।
तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो रही है, थोड़ा सा ही टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। उसके बाद हमें इसका व्यू जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या उसी तरीके का व्यू है जैसे हम जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन हमारी फिनिश हो गई है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का ये व्यू है। फ़िलहाल मैं फाइंड स्क्वायर के बटन पे क्लिक करता हूँ, क्लियर के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे कोई टास्क जो है वो परफॉर्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ मज़ीद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे, बट फ़िलहाल हम जो है वो इन बटन्स की इवेंट हैंडल करने की बात करते हैं। तो उसके लिए मैं फ़िलहाल इसको मिनिमाइज़ करने लगा हूँ। अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास ये सी, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन मोड में हूँ, अगर प्रेजेंटेशन मोड में ना होता तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या करना पड़ता। मुझे व्यू और यहाँ से प्रेजेंटेशन मोड को एंड करता हूँ, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ता। उस केस में डेफिनेटली मैं यहाँ पर जाता, जावा में आपके पास इस मेन एक्टिविटी की फ़ाइल में आता है। ठीक है, वहाँ पे चूँकि प्रेजेंटेशन मोड से मैं डायरेक्टली आ सकता हूँ, या फिर अगर आप एक्सएमएल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली सी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो मैं अगेन आप लोगों को वहाँ पर प्रेजेंटेशन मोड में ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर जो है ये चीज़ें डिस्प्ले हों। तो उस पर्पज़ के लिए सी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। टॉप के ऊपर कुछ इंपोर्ट है, पैकेज है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पर आपके पास जो है क्लास है, क्लास का नेम जो है दैट इज़ मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी जो है वो एक्सटेंड्स कर रही है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। तो जिस तरीके से हमारे पास जे फ्रेम था या आपके पास सी शार्प में फॉर्म है, बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। यहाँ पर एक मेथड है, ये ओवरराइडेड मेथड है, एनोटेशन लिखी हुई है आपके पास। प्रोटेक्टेड मेथड है, ठीक है, वॉइड है ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट का से नाम आपको पता लग रहा होगा कि बेसिकली ये तब कॉल होगा जब आपका ये एक्टिविटी जो है वो क्रिएट होगी। साथ में ये कुछ बंडल आते हैं। बंडल अभी फ़िलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अमूमन सेव स्टेट इसने सेव की होती है। अगर आपकी कोई एक्टिविटी दोबारा से ऑन होती है, दोबारा से रिक्रिएट होती है, तो प्रीवियस क्या स्टेट थी तो वो स्टेट जो है वो सेव हो रही होती है। सुपर डॉट ऑन क्रिएट जावा का आपको आइडिया होगा। सुपर के थ्रू आप ऑन क्रिएट पेरेंट का ऑन क्रिएट मेथड कॉल कर रहे हैं और जो आपकी स्टेट है उसी को जो है वो सेंड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट इज सेट कंटेंट व्यू। सेट कंटेंट व्यू का मतलब ये है कि इसका कंटेंट व्यू का मतलब है इसका फ्रंट एंड क्या है। तो फ्रंट एंड आपके पास है r.layout.activity_main। अगर आप देखें तो r को अगर हम इग्नोर करें तो हम कह सकते हैं कि लेआउट के फोल्डर में activity_main.xml की जो फाइल है वो इसका क्या है, XML फाइल है जो इसके फ्रंट एंड के ऊपर होगी। तो ये सेट कंटेंट व्यू जो है वो इस एक्चुअली इन दोनों को आपस में बाइंड करता है। अब बाइंड व्हाट इज़ आर, अब आर के बारे में देखते हैं। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा पेंट को यूज़ कर लें यहाँ पर बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पे जो काम करते हो वो आपके पास दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा होता है। एक प्लेटफॉर्म ये होती है और एक प्लेटफॉर्म आपके पास ये होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोड होगा ये आपका जावा लैंग्वेज में होगा, या फिर आजकल मैंने आप लोगों को कॉटलिन आ गई है, और ये आपके पास जो है वो सारा का सारा कोड आपके पास क्या होगा, XML में होगा। अगर हम दोनों लैंग्वेजेस की बात करें सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से, कंस्ट्रक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट है। अच्छा, होता क्या है कि आपके पास इन बिटवीन एक और फाइल एग्जिस्ट कर रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड R फाइल, और ये जो फाइल होती है दैट इज़ कॉल्ड r.java। अब जब मैं जावा की बात कर रहा हूँ या कॉटलिन के केस में कॉट होगी, अगर मैं जब इसकी बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है ये जावा लैंग्वेज की फाइल है। एक्चुअली जब आप क्या करते हो, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई भी यहाँ पे आपने XML में चेंजेस की, XML की जो चेंजेस होती हैं वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस R फाइल में पुट करता जाता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ID असाइन की, तो ID क्या है, ID की क्या वैल्यू है, वो डायरेक्टली R फाइल में असाइन कर देगा। अब ये तो दोनों सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर है ना, यानी जावा का कोड तो जावा में एक्सेस हो सकता है ना, कॉटलिन का कोड तो कॉटलिन में एक्सेस हो सकता है। तो आपके पास सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आने के लिए दरमियान में एक ऑटोमेटिक फाइल क्रिएट हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड R फाइल। R.java फाइल होती है जिसको कंपाइलर आपका जो है वो खुद लिख रहा होता है।
ठीक है। जब आप XML में चेंज करेंगे तो XML में चेंज करने के बाद वो R फाइल में लिखेगा, तो R फाइल चूँकि जावा में लिखी होती है तो जावा की फ़ाइल को आप जावा के कोड में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स में आपके पास लिखा r.layout.activity_main कि आपके पास जो R फाइल है, R फाइल में जो लेआउट्स मेंशन है उसमें से कौन सा लेआउट है, उसमें से आपके पास activity_main वाला है आपके पास लेआउट है। तो ये वहाँ पर A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी कि आपके पास ये कौन से वाला लेआउट है, उसके बारे में हर एक जो डेटा होगा, जो उसके GUI में चीज़ें मौजूद है वो सारी की सारी मेंशन होगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं जाएंगे, मल्टीपल लेआउट फाइल्स ओपन हो जाएंगी। तो आपने कौन सी बनाना है, हमने activity_main.xml जो इसके साथ रिलेटेड है। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें तो दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे टूल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है .main.activity। .main एक्टिविटी का मतलब ये है कि यहाँ पे पूरे के पूरे पैकेज का रेफरेंस दिया जा रहा होता है कि ये कौन से पैकेज में है और कौन पैकेज में आपके पास उस फाइल का नाम मेन एक्टिविटी है। तो यहाँ पर भी हमने बताया हुआ है कि इसके बैकएंड के ऊपर कौन सी जावा फाइल है, और आपके पास जावा के कोड में भी हमने बताया हुआ है कि आपके पास कौन सी जो है वो लेआउट फाइल या फ्रंट एंड फाइल जो है वहाँ पर यूज़ हो रही है। तो हमेशा जो भी कोड आपने करना है आपने इसके बाद कोडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। इससे ऊपर आपने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी। अब मैं ये बात, इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ ना लिखें, मैं इस पर्टिकुलर ऑन क्रिएट के मेथड की बात कर रहा हूँ। आप इसको फ़िलहाल कंसिडर कर सकते हो, इट इज़ जस्ट लाइक अ कंस्ट्रक्टर इन जावा, और आप कह सकते हो इट इज़ जस्ट लाइक फॉर्म लोड इन C#। ठीक कोई बात है, जो आप फॉर्म लोड में काम करते थे वो ऑन क्रिएट में कर सकते हो, और जो कंस्ट्रक्टर में काम करते थे वो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब अगर बात करें तो जावा का कॉन्सेप्ट जो है वो हम अपने माइंड में लेकर आते हैं, ठीक है। अब जावा के कॉन्सेप्ट में हम जो चीज़ें लेकर आते थे, हम क्या करते थे, सबसे पहले आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मुझे एक टेक्स्ट भी चाहिए, ये भी टेक्स्ट भी चाहिए, बटन चाहिए, यहाँ पर भी एडिट टेक्स्ट चाहिए, और यहाँ पर भी आपके पास लेबल चाहिए। तो मैं ज़रा यहाँ पर पेन पे वापस आ जाता हूँ ताकि हम इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। तो अगर हम इसमें पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने की तरफ जाएं तो हमें कितने कंपोनेंट्स चाहिए, हमें जी चाहिए आपके पास, कंटेनर्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, हमें चाहिए जी तीन के क्या चाहिए हमें, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। क्यों, स्क्वायर कैलकुलेटर, एंटर अ नंबर, और ये तीसरा, ठीक कोई बात। एक हमें चाहिए एडिट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए 2 बटन, तो हमें ये कंपोनेंट्स चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पे अब जो है वो जावा के कॉरेस्पॉन्डिंग जब बात करेंगे, आपके पास मेन activity.java के हवाले से जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हमने ये तीनों की तीनों नहीं बनाने। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को देखना है कि हमें कोड में कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत है। देखिए, अगर फाइंड स्क्वायर का बटन क्लिक होता है तो क्या हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो हम कहेंगे नहीं, इससे तो हमें कोई कंसर्न नहीं है। क्या हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो हम कहेंगे इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। क्या ये वाला कंपोनेंट चाहिए, आंसर इज यस, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आपके पास फाइंड स्क्वायर के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ना तो हमने इससे हमारा कोई कंसर्न है, ना तो हमारा इससे कोई कंसर्न है, ठीक है। बट इससे हमारा कंसर्न है। क्यों कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी, जो इनपुट होगी इनपुट की बेस के ऊपर यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होगी, ठीक है। चूँकि फाइंड स्क्वायर के बटन के ऊपर क्लिक हो तो इसमें कोई चेंज नहीं आना, इसमें भी कोई चेंज नहीं आना, ना हमने इसमें से डेटा गेट करना है और ना हमने इसमें डेटा सेट करना है, कोई भी ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म नहीं होना। इसका मतलब ये है कि ये दोनों यूज़लेस हैं हमारे लिए। तो हम यहाँ पर अगर आप देखें तो इस बटन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक की ज़रूरत है, और हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, हमें इसकी भी ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि इसमें से हम डेटा गेट करेंगे, जो भी यूज़र इनपुट देगा वो इनपुट हमें यहाँ पे चाहिए। अब बात करते हैं क्लियर के बटन में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्लियर के बटन में भी इसकी ज़रूरत है और क्लियर के बटन में भी इसकी ज़रूरत है। इसका मतलब है 2 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमें बैकएंड कोड पे चाहिए होते हैं। वो 2 कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, वो 2 कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं उसमें से एक आपके पास क्या है, टेक्स्ट व्यू, और ये कौन से वाला टेक्स्ट व्यू जिसको हमने कहा था टीवी रिजल्ट। अगर आपको याद हो तो इसको हमने हमने अभी तक आईडी नहीं असाइन की, ठीक है। एक टेक्स्ट व्यू और दूसरा जो है एक और हमें चाहिए, दैट इज एडिट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये एडिट टेक्स्ट जो इसका नाम है दैट वाज ET इनपुट,
ठीक कोई बात। तो अगर मैं कोड में जाऊं तो यहाँ पर मैं अगर XML को ओपन करूं तो XML में जो लास्ट वाला है उसको हमने आईडी नहीं असाइन की, ठीक कोई बात। तो हमें ये कोड में रिक्वायर्ड है तो हमें इसमें आईडी असाइन करनी पड़ेगी। तो हम कह देते हैं आईडी और दैट इज़ TV रिज़ल्ट, ठीक है। इसको हम रिज़ल्ट के नाम से आईडी असाइन कर देते हैं। तो हम यहाँ पर भी कह देते हैं कि इसका जो नाम है दैट इज़ TV रिज़ल्ट, ठीक है। तो हमें 2 कंपोनेंट्स चाहिए, जितने हमें कंपोनेंट्स चाहिए होंगे उतने कंपोनेंट्स हमने क्या करने हैं, मेन एक्टिविटी भी या जावा के कोड में हम डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ से जावा के कोड में जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंपोनेंट्स आउट क्लास लेवल के ऊपर हमें क्या चाहिए, एक एडिट टेक्स्ट चाहिए। तो हम कह सकते हैं एडिट टेक्स्ट, ठीक है। एडिट टेक्स्ट में आप वो नाम रखते हैं या नाम चेंज करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूँ जी एडिट टेक्स्ट कंप्लीट लिख लेता हूँ ताकि आपके जहन से ये बात निकल जाए। अब इसके ऊपर ये एरर आ रहा है, इसको इंपोर्ट करना है। तो नॉर्मली इंपोर्ट के लिए आपके पास वो बार बार ऑप्शन दे रहा है। अगर आप माउस को एक जगह के ऊपर रखेंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा दैट इज़ Alt Enter। जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट करनी हो तो आपने Alt Enter प्रेस करना है तो उससे वो चीज़ ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी। इस तरीके से एक और हमें चीज़ चाहिए दैट इज़ टेक्स्ट व्यू। तो हम लिख लेते हैं टेक्स्ट व्यू TV, इसका नाम मैं सेम रख देता हूँ ताकि ये भी हो जाए कि सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, Alt Enter प्रेस करें तो ये भी आपके पास इंपोर्ट हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो जावा में हमारे पास पहला जो काम था वो डिक्लेरेशन था, सेकंड जो काम था वो दैट वाज इनिशियलाइजेशन। अब अगर आप देखें तो हम कहते हैं इसको इनिशियलाइज करते हैं, हम कहते हैं जी एडिट टेक्स्ट इक्वल टू न्यू एडिट टेक्स्ट। कुछ इस तरह का कोड हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे एरर आए ना आए फिलहाल आप इसको इग्नोर करें। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट लिख देते हैं। अब खुद से आपने सोचना है क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है। देखिए अगर ये स्टेटमेंट वैलिड हो तो आपके पास अगर मैं पेंट में आऊँ तो होगा क्या, एक नया वेरिएबल बनेगा, उस वेरिएबल का नाम होगा एडिट टेक्स्ट इनपुट, एडिट टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। और डेफिनेटली होगा क्या, एक नई मेमोरी एलोकेट होगी और ये इसको रेफ़र करना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये नया ऑब्जेक्ट बन गया। क्या नया ऑब्जेक्ट बनना चाहिए या ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट बना हुआ उसी को रेफ़र करना चाहिए? एक्चुअली इसको रेफ़र करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कम से कम न्यू वाला काम हमारा यहाँ पर नहीं होगा। हमने किस तरीके से इसके साथ बाइंड करने की बजाय इसको प्रीवियस वाले के साथ बाइंड करना है जो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो मौजूद है, जिसको ऑलरेडी हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो है वो बनाया हुआ है। सेम हमारा इसके साथ भी कंसर्न होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने नेम सेम रख दिया तब भी इसकी इनिशियलाइजेशन नहीं होगी और अगर नाम डिफरेंट रखा तब भी इनिशियलाइजेशन नहीं होगी। इस पर्पज़ के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस पर्पज़ के लिए हमारे पास एक मेथड होता है ये ऐपकॉम एक्टिविटी में, दैट इज़ कॉल्ड फाइंड व्यू बाय आईडी। ये आपको आईडी की बेस के ऊपर व्यू फाइंड करके देगा। क्यों? क्योंकि सारे जो है वो चाइल्ड हैं व्यू के, दैट्स वाई यहाँ पे व्यू का वर्ड यूज़ किया गया। ये नहीं आपके पास ये नहीं किया गया कि फाइंड बटन बाय आईडी, फाइंड एडिट टेक्स्ट बाय आईडी, फाइंड टेक्स्ट व्यू बाय आईडी। यहाँ पे हमें आईडी देनी पड़ेगी। आईडी का जो तरीकाकार है वो आर फाइल को यूज़ करना है। आर फाइल में क्या चीज़ चाहिए, आईडीज़। आईडीज़ में से कौन सी आईडी चाहिए, यहाँ पर आपकी आईडीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एडिट टेक्स्ट इनपुट जो है ये एक एडिट टेक्स्ट है, इसको हमने किसके साथ बाइंड करना है, इसको हमने ET इनपुट के साथ बाइंड करना है, ठीक है। कुछ लोगों के पास हो सकता है यहाँ पर एरर आए, तो अगर एरर आए तो यहाँ पर आपने कास्टिंग कर लेनी है, दैट इज़ इनटू एडिट टेक्स्ट, ठीक। कोई बात, जो पुराने आपके एंड्रॉयड स्टूडियोज़ हैं वो हो सकता है यहाँ पे एरर दें, अदरवाइज़ न्यू में एरर नहीं आएगा। तो अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी होगी तब भी आपके पास ये चलेगा। बट अगर किसी के पास एरर आता है तो यहाँ पे वो इसको एडिट टेक्स्ट में कास्ट कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली स्टार्टिंग में आपके पास ये था कि फाइंड व्यू बाय आईडी जो होता था वो पेरेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था, तो पेरेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें फिर कास्ट करना पड़ता था। इस तरीके से सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे TV रिज़ल्ट के ऊपर। तो हम लिखेंगे TV रिज़ल्ट इक्वल टू, इसको हम कहेंगे टेक्स्ट व्यू अगर एरर आता है, अदरवाइज लाजमी नहीं है। तो हम कहेंगे जी फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, इसका नाम हमने क्या रखा था, TV रिज़ल्ट, ठीक। कोई बात, तो आपने अपनी आईडीज़ लाजमी तौर पर जहन में रखनी है कि आईडीज़ हमने क्या असाइन की हैं, ठीक है। उन कंपोनेंट्स जो आपको जावा के कोड में रिक्वायर्ड होंगे उनको आपने आईडीज़ लाजमी असाइन करनी है। तो इवेंट हैंडल करने के मुख्तलिफ वेज़ हैं। सबसे सिंपल जो वे है वो ये है कि आप यहाँ पे एक मेथड बना लें। मेथड मस्ट बी पब्लिक, मेथड की रिटर्न टाइप होनी चाहिए वॉइड। मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं कहता हूँ जी फाइंड
स्क्वायर। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। और इसमें आपने एक क्लास पास करनी है, दैट इज़ व्यू। व्यू आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आल्ट एंटर प्रेस करें तो ये आपके पास इंपोर्ट हो जाएगा। ये व्यू इसलिए क्योंकि ये जो एक ऐसा मेथड है जिसको हम इवेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो जिस बटन के बैकएंड के ऊपर ये कॉल होगा वो बटन बजाते खुद यहाँ पर एज एन आर्गूमेंट जो है वो पास होगा। तो दैट्स वाई अगर आपने ये हटा दिया तो ये इवेंट के तौर पे काम नहीं कर सकता। अगर आपने पब्लिक भी ख़त्म कर दिया तब भी इवेंट के तौर पे काम नहीं कर सकता। तो इसके इवेंट के तौर पे काम करने के लिए लाजमी है दैट मेथड मस्ट बी पब्लिक, मेथड रिटर्न टाइप शुड बी वॉइड एंड दैट हैव एन इनपुट पैरामीटर ऑफ व्यू क्लास। ठीक है। अब ये फाइंड स्क्वायर के केस में होगा क्या, जैसे ही फाइंड स्क्वायर के बटन पे क्लिक होगा तो जो यूज़र ने यहाँ पे इनपुट किया होगा वो हमें गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर का जो नाम है XML में इसका नाम है इसका नाम है ET इनपुट, बट उसको तो हम नहीं जानते ना। जावा में हमने जो वेरिएबल इसके साथ बाइंड किया है उसका नाम है एडिट टेक्स्ट इनपुट। तो हम कहते हैं जी एडिट टेक्स्ट इनपुट डॉट गेट करना है, सेट करना है, गेट करना है। क्या गेट करना है? टेक्स्ट गेट करना है, अगर जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें। बट जब आप यहाँ पे गेट टेक्स्ट करते हो तो उसकी रिटर्न टाइप जो है वो एडिटेबल है, स्ट्रिंग नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? .to स्ट्रिंग करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है जावा में यहाँ पे कि जो एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट की जो डेटा टाइप होती है वो स्ट्रिंग नहीं होती, इंटरमीडिएट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एडिटेबल। तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें .to स्ट्रिंग करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग इनपुट। अब मुझे ये बताएं, क्या इनपुट स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है? तो आंसर इज़ नो। तो हमें इसको रेलिवेंट डेटा टाइप में पास करना पड़ेगा। तो हम कहें इंट नम इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट। ठीक है, पार्स होगी। पार्स होने के बाद स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम लिख सकते हैं इंट स्क्वायर इक्वल टू नम इनटू नम। अब रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट जो आया वो आपने सेट करना है, किस में सेट करना है? टीवी रिज़ल्ट डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है। अब स्क्वायर ऑफ व्हाट? नम। नम का स्क्वायर क्या है? प्लस इज क्या है? दैट इज स्क्वायर। ठीक, कोई बात। ये एक मेथड बन गया। इस तरीके से हम लोग एक और मेथड बना लेते हैं, दैट इज़ फॉर पब्लिक वॉइड क्लियर। ठीक है, नाम कोई भी रख सकते हैं। हम कह देते हैं इसको क्लियर मेथड, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि जो नाम बटन का हो वही यहाँ पे रखना पड़े। तो वी और इसको हम कह देते हैं। उसमें होगा क्या? जो एडिट टेक्स्ट होगा उसमें भी खाली स्ट्रिंग पुट करनी है तो डॉट सेट टेक्स्ट कर देते हैं, जिस तरीके से जावा में था, और यहाँ पे पास कर रहा हूँ नल। इस तरीके से आप कह सकते हो टीवी रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट और नल। ठीक, कोई बात। कोड हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हम इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद देखते हैं कि क्या ये बटन जो टास्क परफॉर्म करने चाहिए थे, तो क्या वो बटन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो हम कुछ इनपुट करते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ 9। तो एक शायद आपको इशू नज़र आ गया हो कि आपके पास जो कीबोर्ड है वो आपके पास क्वार्टी कीबोर्ड आ रहा है। तो क्वार्टी कीबोर्ड आने से यूज़र हो सकता है इसमें अदर देन न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी इनपुट कर सके। ठीक है, फाइंड स्क्वायर के बटन पे क्लिक करते हैं। तो फाइंड स्क्वायर के बटन पे क्लिक किया तो कोई टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा। क्लियर के बटन पे भी क्लिक कर रहे हैं तो भी कोई टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने इवेंट्स तो बना लिए, बट इन इवेंट्स ने कब अकर होना है ये हमने मेंशन नहीं किया। तो उस पर्पज़ के लिए दोबारा से हमें जाना पड़ेगा आपके पास लेआउट की फ़ाइल में। लेआउट फाइल में हम जाएंगे बटन्स पर, जिन बटन्स के ऊपर हम लोगों ने इवेंट परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक के अगेंस्ट अगर आप देखें तो आपको मेथड डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने मेथड का नेम लिखना है। अब ये कौन सा बटन है? फाइंड स्क्वायर है, तो फाइंड स्क्वायर का मेथड यहाँ पे कॉल होना चाहिए, और इस बटन के ऊपर हमारे पास जो है वो क्लियर मेथड कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो दूसरा मेथड दैट इज़ क्लियर मेथड। तो याद रहे कि यहाँ पर सिर्फ आपने अपने मेथड का नेम लिखना है। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो इनपुट की टेक्स्ट फील्ड थी उसके ऊपर आपके पास जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड अदर देन न्यूमेरिक यानी क्वार्टी कीबोर्ड आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि ये वाला कीबोर्ड ना आए, सिर्फ न्यूमेरिक कीबोर्ड आए। तो उस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनपुट
टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इनपुट टाइप। जब इनपुट टाइप होगा तो आपके पास डिफरेंट किस्म के यहाँ पर जो कीबोर्ड है वो अवेलेबल है। तो फिलहाल हम नंबर कह रहे हैं, नंबर डेसिमल करेंगे तो उसमें पॉइंट भी आ सकता है। चूँकि हमने इंटीजर में पार्स किया दैट्स हम एज्यूम कर रहे हैं फ्लोट वैल्यूज़ नहीं आ रही, बट नॉर्मली आ सकती है। बट अगर आपको फ्लोट वैल्यूज़ चाहिए तो नंबर डेसिमल, अदरवाइज़ आप नंबर कर सकते हैं। उसके बाद हम ज़रा दोबारा से इस एप्लीकेशन को रन करते हैं ताकि हम इसकी जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो सके। तो हम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं 8 पॉइंट, स्क्वायर के बटन पे क्लिक करते हैं तो स्क्वायर ऑफ 8 इज़, तो मैं कीबोर्ड भी आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। डबल क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड आ जाएगा। तो अगर कीबोर्ड में बात करें तो 0 आ सकता है, पॉइंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ नहीं आ सकता, कॉमे के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो सकता। यहाँ से आप उसको रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। क्लियर के बटन पर क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे 4 फाइंड स्क्वायर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फाइंड स्क्वायर हो जाएगा। बट एक चीज़ आपने देखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी ना हो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये कहेगा कि स्क्वायर एप्लीकेशन हैज़ स्टॉप। तो ये मैं बात कर रहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब आपके एप्लीकेशन रन टाइम के ऊपर उसमें कोई एक्सेप्शन आती है, तो उन एक्सेप्शंस की वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमें नॉर्मली एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का बिल्कुल वही मैकेनिज़्म है जो मैंने जावा में डिस्कस किया था। तो लेटर ऑन जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम डेफिनेटली फिर इन एक्सेप्शंस को भी हैंडल करने की टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो होप सो आपको ये कुछ बातें अंडरस्टैंड हो गई होंगी।